इतिहास। जय हिंद दोस्तों, आज हम यूनिट 2 की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसद तासी की पुस्तक से मानी जाती है। इस गारसद तासी की पुस्तक यह है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। दोस्तों, इस पुस्तक से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत अनेक विद्वानों ने मानी है। जब इतिहास लेखन की बात करें, साहित्य के इतिहास लेखन की, तो उसके लिए 4 पद्धतियां मुख्य रही है। इन 4 पद्धतियों का उपयोग करके विद्वानों ने साहित्य के इतिहास का लेखन किया है। ये 4 पद्धतियां हैं। इनमें से वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति। ये 4 पद्धतियां साहित्य इतिहास के लेखक उपयोग करते थे। आगे इन पद्धतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहली पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति। इसके बारे में पढ़ें तो वर्णानुक्रम मतलब वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के हिसाब से साहित्य के इतिहास लेखक कवियों का क्रम निर्धारित करते थे। जिस प्रकार अपन यहाँ देख रहे हैं, हम तुलसीदास का जन्म 1532 को, चिंतामणि का जन्म 1609 को, कामता प्रसाद गुरु का जन्म 1875 को। लेकिन जब साहित्य का इतिहासकार वर्णानुक्रम पद्धति का उपयोग करता है तो सबसे पहले किसका नाम उल्लेख करेगा? कामता प्रसाद गुरु का, क्योंकि वर्णमाला में क सबसे पहले पहले क आता है, उसके बाद च आता है, उसके बाद त आता है। इस हिसाब से वर्णानुक्रम पद्धति में कवियों का वर्णन किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग गारसदा तासी ने किया है और शिव सिंह सेंगर ने किया है। अगली जो पद्धति है वो है कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति की विशेषता यह है कि इसमें जन्म तिथि के आधार पर कवियों का उल्लेख किया जाता है। लेकिन कमी यह है कि न तो इसमें जाति व्यवस्था की बात की जाती है, न उस समय के वातावरण की बात की जाती है, न उस समय की जाति व्यवस्था की जो विशेषताएं थी उसकी बात की जाती है। इसलिए यह पद्धति भी साहित्य का इतिहास लेखन के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई। इस पद्धति का उपयोग जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है और मिस्र बंधुओं ने किया है। हालांकि जॉर्ज ग्रियर्सन की जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसमें विधेयवादी पद्धति के सूत्र भी मिलते हैं। थोड़े बहुत इसका उपयोग इसकी पुस्तक में हुआ है। अगली जो पद्धति है उसका नाम है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें साहित्य का इतिहासकार निरपेक्ष तटस्थ रहकर जानकारी इकट्ठा करता है और अपने साहित्य के ग्रंथ, इतिहास के ग्रंथ में उनकी जानकारी का उल्लेख करता है। लेकिन इसमें भी वही बात देखने को मिलती है कि उस समय की जो जाति की विशेषताएं थी, वातावरण था, उनका उल्लेख इस पद्धति में भी नहीं किया जाता। इस कारण इस पद्धति को भी साहित्य के इतिहास लेखन के उपयुक्त नहीं माना गया। अगली जो पद्धति है दोस्तों, विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति का जनक फ्रेंच के विद्वान टेन को माना जाता है। टेन का पूरा नाम है इसका इपालिक एडोल्फ
हिपालिक एडोल्फ टेन। टेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से समझाया है: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे जुड़ी जाति व्यवस्था, जातियों के गुण, वातावरण की विशेषता, उस समय क्या वातावरण रहा, और क्षण विशेष यानी कि उस समय की विशेष घटनाएं क्या थी, इन सब का उल्लेख विधेयवादी पद्धति में किया जाता है। इस विधेयवादी पद्धति को साहित्यिक इतिहास लेखन की सफल पद्धति के रूप में माना जाता है। इस पद्धति का हिंदी में उपयोग सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने किया है। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि कई विद्वानों ने इस पद्धति का उपयोग किया। यहां पर हम देख रहे हैं रामचंद्र शुक्ल का यह कोटेशन, इधर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। इन दोनों को पढ़ लेंगे अच्छे से, ये मोस्ट है ये दोनों, ये भी मोस्ट है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी आज के भक्ति काल का जो समय था, उस समय अगर हम जनता की क्या सोच थी, उस समय क्या व्यवस्था थी, उस समय क्या वातावरण था, इसका पता लगाना चाहें तो उस समय के साहित्य को पढ़कर उसका पता लगा सकते हैं। वही रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी साहित्य उस समय जिस समय के जिसके ऊपर लिखा जाता है उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में, हमारे सामने दिखा देता है कि उस समय क्या व्यवस्थाएं रही होगी। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। अगला कोटेशन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यानी ईश्वर ने जो प्रकृति बनाई उसका सौंदर्य वर्णन कवि करता है, और जो कवि साहित्य रचता है उसकी काट छांट साहित्य का इतिहासकार करता है। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। दोनों बहुत मोस्ट हैं, इनको ध्यान रखना, इनको नोट कर लेना जब नोट्स बनाए तो। आगे हम कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। कुछ सवाल देखते हैं यहाँ। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि के लेखक कौन हैं? साहित्य एवं इतिहास दृष्टि के लेखक, तो इसका आंसर होगा मैनेजर पांडे। इसका प्रकाशन वर्ष है 1981। 1981 ईस्वी। दोस्तों इसे याद करने के लिए एक ट्रिक, जब मैंने इसे याद किया था तो एक ट्रिक बनाई थी कि साहित्य एवं इतिहास दृष्टि दृष्टि से मैंने साहित्य एवं इतिहास को अपन किससे मैनेज कर रहे हैं? दृष्टि से मैनेज कर रहे हैं। मैनेज अपन नेट जेआरएफ के लिए किससे मैनेज कर रहे हैं? दृष्टि से तो मैनेज कर रहे हैं, तो ये दृष्टि से मैनेज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। इस तरह रचनाओं को अपन ट्रिक बना बना कर याद करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, तजकिरा ई सूरा ई हिंदी किसका ग्रंथ है? तजकिरा ई सूरा ई हिंदी किसका ग्रंथ है?
डी, मौलवी करीमुद्दीन। इसका प्रकाशन वर्ष 1848। इसका एक नाम तबका सुअरा, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मोस्ट है, इसे याद रख लेना। इसमें दोस्तों 1004 कवियों का वर्णन है। जिसमें से 62 हिंदी के हैं। इसका रचना काल 1848 ईस्वी। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष है 2003। इसका उत्तर होगा सुमन राजे, बी। इसको याद करने की ट्रिक, आधा, इधर से आधा पढ़ो, इधर से राजा। तो राजा कैसा है? आधा, आधा राजा। इस तरह से इसे याद कर लेंगे। रचनाएं बहुत सारे हैं अपने एनटीए के सिलेबस में, उनको पूरी तरह कंठस्थ याद करना मुमकिन नहीं है, इसलिए कुछ ट्रिक्स बना बना कर उनको याद करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह मैंने याद की थी, उन ट्रिक्स के साथ मैं आपको याद करवाऊंगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ट्रिक्स मैं बताऊं वही आप याद करो। आपके हिसाब से जो भी आप सही बना सको, ट्रिक्स बना बनाकर उन रचनाओं को याद करो। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष। तो इसका आंसर है 1883, सी। इसमें 1003 कवियों का वर्णन है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति, कौन सी पद्धति? वर्णानुक्रम पद्धति। और रामचंद्र शुक्ल ने इसे कवि वृत्त संग्रह का नाम दिया है, कवि वृत्त संग्रह। और जो इसका प्रकाशन किस प्रेस से हुआ है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रेस से हुआ है? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। इसे याद रखना, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है? लखनऊ से। अगला प्रश्न, साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन।
क्या होगा इसका आंसर? बी, नलिन विलोचन शर्मा। इसका प्रकाशन वर्ष 1960। इसको याद करने के लिए जो ट्रिक मैंने अपनाई थी वो ये है कि दर्शन अपन किससे करते हैं? लोचन से। किसी भी चीज का दर्शन अपन किससे करते हैं? लोचन से। इस तरह अपन इसको याद कर लेंगे, दर्शन किससे करते हैं? लोचन से। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद में कितने कवियों को शामिल किया गया है? कितने कवियों का वर्णन मिस्र बंधु विनोद में है? इसका आंसर बी, 4591। दोस्तों, मिस्र बंधु तीन भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। दूसरे थे दूसरे थे सुखदेव बिहारी मिश्र। और एक और थे श्याम बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई मिलकर साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेते थे। इन्हीं को ही मिस्र बंधु के नाम से, इन तीनों को मिस्र बंधुओं के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इस ग्रंथ को चार भागों में, कितने भागों में? चार भागों में, चार भागों में लिखा है, जिसके प्रथम तीन भाग कब प्रकाशित हुए? 1913 में। और जो चौथा भाग था वो कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आप जानकारी रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष। इसका आंसर होगा 1929 ए, 1929। इस ग्रंथ को लिखने के पीछे जो कारण था वो ये है कि नागरी प्रचारणी सभा, इस सभा के द्वारा एक बड़ा इतिहास, साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा जा रहा था, उसकी भूमिका लिखने की जरूरत पड़ी, तो इस सभा के द्वारा रामचंद्र शुक्ल जी को याद किया गया। उस समय रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े विद्वान साहित्य के क्षेत्र में उभर कर आए। जब सभा की ओर से रामचंद्र शुक्ल जी से संपर्क किया गया तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इस इतिहास ग्रंथ को लिखने का, हिंदी साहित्य इतिहास, इस जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, इसको लिखने का जिम्मा रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ऊपर लिया। और जब इसको लिखकर पूरा किया तो इसका नाम पहले हिंदी साहित्य का विकास, इतिहास की जगह क्या था? विकास।
लेकिन बाद में फिर इसे इतिहास कर दिया गया, हिंदी साहित्य का इतिहास। और एक कौन सी पद्धति में लिखा गया है? विधेयवादी पद्धति। थोड़ा राइटिंग खराब हो गई, चलो नीचे लिख देता हूं। विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका आंसर है बी, राम कुमार वर्मा। इसका प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी। इसमें दोस्तों 1000 साल का इतिहास है, यानी कि 693 से लेकर 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक राम कुमार वर्मा ने इस समय अवधि को इस ग्रंथ में बांधा है। ये आदिकाल से भक्ति काल तक, भक्ति काल तक इस ग्रंथ में वर्णन है। दोस्तों जब हम भक्ति काल में संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा को पढ़ते हैं, ये नाम राम कुमार वर्मा के द्वारा ही दिए गए हैं। इन्होंने ज्ञान आश्रय ज्ञान आश्रय शाखा को क्या नाम दिया? संत काव्यधारा। और प्रेमाश्रय शाखा को क्या नाम दिया? सूफी काव्यधारा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? कौन सा प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? कौन सा नहीं है? डी वाला, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये इनका नहीं, बाकी है तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1940। इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। इसका प्रकाशन वर्ष है, इसका भी 1952 ही है। इन तीनों का प्रकाशन वर्ष याद कर लेना दोस्तों, तीनों बहुत मोस्ट हैं, अक्सर इनसे सवाल बन जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका ग्रंथ है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है दोस्तों डी, डॉक्टर गणपति चंद्र। इसका प्रकाशन वर्ष 1965।
इसको याद करने की एक ट्रिक है। वैग वैज्ञानिक कैसे होते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना वैज्ञानिक। और गणपति भी क्या है? बुद्धिमान होता है। गणपति भगवान, गणेश जी बुद्धिशाली देवता के रूप में जाने जाते हैं। इधर गणपति भी बुद्धिशाली है और वैज्ञानिक भी बुद्धिमान होते हैं। इस तरह मैंने याद किया था। इस आपको जो ट्रिक सही लगे आप अपने हिसाब से बना लो, और अगर ये सही है तो इस हिसाब से याद कर लो। वैज्ञानिक भी बुद्धिमान होते हैं, गणपति भी बुद्धिमान है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके लेखक श्याम सुंदर दास है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, हिंदी कोविद रत्नमाला और हिंदी भाषा का विकास। ये दोनों श्याम सुंदर दास की रचनाएं हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1909 और 1914, ये दो भागों में थी। इसके कितने भाग हैं? दो भाग। हिंदी भाषा का विकास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1924। इसे याद करने का तरीका है, सुंदर माला कैसी है? रत्नों की माला कैसी है? सुंदर। रत्नों की माला कैसी है? सुंदर। और हिंदी भाषा का विकास कैसा हुआ? हिंदी भाषा का विकास भी सुंदर ही हुआ। हिंदी भाषा का विकास कैसा हुआ? सुंदर हुआ, सुंदर। हिंदी भाषा का विकास सुंदर हुआ। इस तरह ट्रिक से इसे याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब अपन स्क्रीन पे इन प्रश्नों को देखेंगे तो अपने दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि हिंदी भाषा का विकास कैसा है? सुंदर। रत्नमाला कैसी है? रत्नों की माला सुंदर। अगला प्रश्न है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका ग्रंथ है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, क्या होगा इसका उत्तर? सी, एडविन ग्रीव्स। इसका प्रकाशन वर्ष 1917। 1917 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसको याद करने का तरीका, ट्रिक्स, ए स्केच यानी एक स्केच क्या कर लिया? ऐड कर लिया। एक स्केच ऐड कर लिया। ए स्केच, एक स्केच ऐड कर लिया। इस तरह से इसको याद करेंगे। अगला प्रश्न, ब्रज माधुरी सार के लेखक कौन है? ब्रज माधुरी सार के लेखक कौन है? क्या होगा इसका आंसर? ब्रज माधुरी सार। इसका आंसर होगा बी, वियोगी हरि। वियोगी हरि। इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1923। कब लिखी गई है? 1923 में। मोस्ट है, इसको याद रखना। इसको किस तरह याद करेंगे? ब्रज, ब्रज में किसने अवतार लिया था? हरि ने। ब्रज में किसने अवतार लिया था? हरि ने। इस तरह इसको याद करेंगे। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, पद्मलाल
पुन्नालाल बख्शी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1923। इसको कैसे याद करेंगे? अपन जब भी विमर्श करेंगे, किसमें करेंगे? पन्ना में। हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला है पन्ना। आपने पढ़ा होगा हीरो की खान मध्य प्रदेश में कहाँ है? पन्ना जिले में। तो वहां पर बहुत विमर्श होता है कि कहाँ से हीरा निकलेगा। पन्ना में बहुत विमर्श होता है, हीरा कहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा हीरा, इसके लिए बहुत विमर्श होता है। अगला प्रश्न, कविता कौमुदी के लेखक कौन है? कविता कौमुदी के लेखक कौन है? इसमें ऑप्शन 5 रख दिए, कोई बात नहीं, आंसर तो एक ही है। कविता कौमुदी के लेखक, इसका आंसर है डी, राम नरेश त्रिपाठी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928। 1928। इसके 8 भाग है। कितने? 8 भाग। इसमें त्रिपाठी जी ने उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, और हिंदी, इन कविताओं का संकलन किया है। साथ ही कविता कौमुदी में लोक गीतों का भी, लोक गीतों का भी संकलन किया है। यह बहुत मोस्ट है, इसको याद रखना। लोक गीतों का संकलन किसमें? कविता कौमुदी में। राम राम नरेश त्रिपाठी जी ने लोक गीतों का संग्रह किसमें किया है? कविता कौमुदी में। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य धारा के लेखक कौन है? हिंदी काव्य धारा के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा डी, राहुल सानकृत्यायन। कौन है? राहुल सानकृत्यायन। राहुल सानकृत्यायन। इसका प्रकाशन वर्ष 1944। 1944 में लिखी है राहुल सानकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा। अगला प्रश्न, इनमें से नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है, चारों ऑप्शन में से कौन सी रचना नंद दुलारे वाजपेयी की है? इसका आंसर होगा ए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक हिंदी साहित्य। इसका प्रकाशन वर्ष है 1945। और इसका आधुनिक हिंदी साहित्य का, इसका प्रकाशन वर्ष है 1950। 5 साल बाद, इसके 5 साल बाद लिखी गई है। इसको याद करने की ट्रिक, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी का दुलारा है, इस तरह याद करेंगे। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी का दुलारा है। किसका दुलारा है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी का दुलारा है। इसी तरह इसको याद करेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य दुलारा है। आधुनिक हिंदी साहित्य भी दुलारा है।
आधुनिक हिंदी साहित्य भी दुलारा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीति काव्य की भूमिका किसकी रचना है? रीति काव्य की भूमिका क्या होगा इसका आंसर? रीति काव्य की भूमिका इसका होगा नगेंद्र। नगेंद्र। रीति काव्य की भूमिका नगेंद्र। इसका प्रकाशन वर्ष है 1949। 1949 में लिखी गई है ये रीति काव्य की भूमिका। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन हैं? उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन हैं? क्या होगा इसका आंसर? परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1951। क्या है? 1951। इसको याद करने की जो ट्रिक मैंने अपनाई थी वो ये है, परशुराम को अपन जानते हैं हमारे देवताओं में शामिल है परशुराम। परशुराम जी ने कई बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया, यानी क्षत्रियों का नाश कर दिया था कई बार परशुराम जी ने। तो जब इसको पढ़ेंगे अपन इस तरह पढ़ेंगे, उत्तरी भारत की संत परंपरा किसने समाप्त की? परशुराम ने। किसने समाप्त की? परशुराम ने। उत्तरी भारत की संत परंपरा किसने उत्तरी भारत की संत परंपरा किसने समाप्त की? परशुराम ने। देखो, ट्रिक और तर्क का आपस में कोई संबंध नहीं होता, इसलिए आप कोई तर्क ना निकाले इसको पढ़कर। उत्तरी भारत की संत परंपरा किसने समाप्त की? परशुराम ने। इस जब भी अपन इस रचना को पढ़ेंगे हम, तो इस तरह ही पढ़ना है, उत्तरी भारत की संत परंपरा किसने समाप्त की? परशुराम ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक। हिंदी साहित्य का अतीत, इसका आंसर होगा सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत। इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। 1960। इसको इस तरह याद करेंगे, हिंदी साहित्य का अतीत विश्व जानता है, पूरा विश्व। अपना जो अतीत है, अतीत को पूरा विश्व जानता था पहले, भारत के अतीत को। कितना गौरवशाली अतीत था भारत का। हिंदी साहित्य का अतीत विश्व जानता है। विश्व जानता है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्व जानता है। अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किसका ग्रंथ है? किसका ग्रंथ है? जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका आंसर क्या होगा? बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, बीच में आ जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसमें 952 कवि हैं। कितने कवि हैं? 952। 952 कवियों का वर्णन है इसमें। और ये कितने भागों में? 11 भागों में। 11 भाग है इसके।
और इसमें 952 कवि हैं। दोस्तों सबसे पहले आदिकाल को स्वर्ण युग कहने वाले भी यही हैं। आदिकाल को नहीं, भक्ति काल को, भक्ति काल को। फिर से गलत हो गया। भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, सबसे पहले। इसका इसका किशोरी लाल गुप्त ने, किशोरी लाल गुप्त, इसका अनुवाद किया था। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इसके बारे में जो भी मैं जानकारी बता रहा हूं इसको नोट कर लेना, ये बहुत मोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो प्रकाशन हुआ था, इसका प्रकाशन किया था एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसको भी ध्यान में रखना है कि इस पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये भी बहुत मोस्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, इसके लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा विश्वनाथ त्रिपाठी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1985। 1985 में इसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न, भाषा काव्य संग्रह किसका ग्रंथ है? भाषा काव्य संग्रह किसका ग्रंथ है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, महेश दत्त शुक्ल। इसका प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? नवल किशोर प्रेस से। लखनऊ। दोस्तों हिंदी भाषा में लिखा प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास है ये, इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत है। हिंदी भाषा में प्रथम हिंदी भाषा का फर्स्ट इतिहास ग्रंथ है।
अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसका आंसर होगा सी, बच्चन सिंह। इसका प्रकाशन वर्ष है 1996। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए एंदुस्तानी किसका ग्रंथ है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए एंदुस्तानी किसका ग्रंथ है? गारसदतासी, गारसदतासी। इसमें उर्दू प्लस हिंदी दोनों के मिला के 738 कवि थे इसमें। और हिंदी हिंदी के जो कवि थे वो मात्र 72 कवि हिंदी के। इसकी भाषा थी दोस्तों फ्रेंच। गारसदतासी इसके लेखक है, इसकी भाषा फ्रेंच थी। और ये कहां से प्रकाशित हुई थी? पेरिस से। पेरिस से प्रकाशित हुई थी ये। इसके जो हिंदी के रचनाकार थे, मतलब इसमें हिंदी के जो कवि थे, इनकी रचनाओं को लेकर 1952 में 1952 में लक्ष्मी सागर ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस पे हिंदू साहित्य का इतिहास लिखा, अनुवाद करके। हिंदुई साहित्य का इतिहास। और ये कौन सी पद्धति में लिखा गया है? वर्णानुक्रम पद्धति में। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके लेखक कौन है? इसका आंसर होगा डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी। कब लिखी गई है? 1986 में। इसको 1996 में व्यास सम्मान मिल गया।
कौन सा सम्मान मिला? व्यास सम्मान। दोस्तों, जिन पुस्तकों को कोई सा भी सम्मान हो, वो जिनको मिला है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे इसको व्यास सम्मान मिला है, तो यह भी बहुत मोस्ट हो चुकी है। इससे बहुत सवाल बन जाते हैं अक्सर, तो इसे याद रखना है। इसका प्रकाशन 1986। व्यास सम्मान कब मिला? 1996। किसकी है किताब? रामस्वरूप चतुर्वेदी की। तो दोस्तों, आज इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना। व्हाट्सअप पर जो मैंने ग्रुप बना रखा है उसमें आपको ऐड कर दूंगा। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, थोड़े राइटिंग भी थोड़ी ख़राब है मेरी अभी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना।